अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने फ़ौज के साथ मशरूत डायलॉग पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने इसकी आज पेशकश की है और शर्त ये रखी है कि PTI की हुकूमत को घर भेज दिया जाए। इस शर्त पर वो मुज़ाकरात करेंगी। ये मुज़ाकरात खुफिया नहीं होंगे बल्कि अवाम के सामने होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने उनके करीबी साथियों के साथ राब्ते भी किए हैं। अब क्या राब्ते हुए, क्या पैगाम रसानी हुई, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, BBC को दिए गए मरियम नवाज के इस इंटरव्यू ने एक नई बहस छेड़ दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बहस पाकिस्तानी सियासत में छिड़ चुकी है आज। वो ये है कि एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात होती है, दूसरी तरफ फौज की सियासत में अदम मुदाखलत की बात भी होती है, आईन और कानून की हुक्मरानी के दावे भी होते हैं। लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज से ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। फ़ौज के सामने शर्त रखी जाती है कि मुज़ाकरात इस शर्त पर करेंगे कि हुकूमत को घर भेजा जाएगा। अब नाज़रीन, क्या इसमें और अहम सवाल ये भी है कि PDM की दूसरी जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मरियम नवाज के इस बयानिए की, इस पॉलिसी की हिमायत करेगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम अपनी पीक पर है और इतवार को इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या होना चाहिए कि इस इलेक्शन में कम से कम धांधली का शोर ना उठे? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है उस्मान डार साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। नैयर बुखारी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मुबशर जैदी साहब का तजिया भी हम शामिल करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मरियम नवाज साहबा का BBC को दिया गया जो इंटरव्यू है, उसका वो क्लिप सुनाते हैं जिसमें वो मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। ज़रा सुनाएं जी। मरियम नवाज फ़ौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फ़ौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा, और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। अब जो मरियम नवाज ने एक शर्त भी रख दी है कि बात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। वो भी सुना देंगी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फ़ौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं PDM के प्लेटफॉर्म से भी और PMLN से भी? मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा। ये देखा जाएगा, इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो, वो देखा जाएगा। आसिफ किरमानी साहब, ये क्या माजरा है? एक तरफ आप यहाँ पे आईन और कानून की हुक्मरानी की बात भी करते हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जोर शोर के साथ आप उसकी बात करते हैं, फौज की सियासत में अदम मुदाखलत की बात भी करते हैं। लेकिन फौज से बात करनी है इस शर्त पर कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए। आप फौज से ये फरमाइश कर रहे हैं कि मौजूदा मुंतखब हुकूमत को घर भेजा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो आपका ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा इसको रीफ्रेज कर लें। मरियम नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि हम फ़ौज से बात करने के लिए वो तैयार हैं। जो उनको सवाल किया गया था BBC का, वो सवाल में उन्होंने ये पूछा था, तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि फ़ौज भी मेरा ही फ़ौज है, हमारा इदारा है, लेकिन कोई भी बात उन्होंने फ़ौज का जिक्र किए बगैर कहा कि कोई भी बात करने से पहले इस हुकूमत को वापस जाना होगा, इस हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा इसमें ये आप ज़रा करेक्शन कर लें कि ये सवाल जौन सा था उसमें उन्होंने पूछने वाली मोहतरमा थी, उन्होंने ये बात की थी,
जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत को क्या इसको कहते हैं पहले जाना होगा, और फ़ौज का इदारा जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन किसी से भी बात करनी होगी अगर, क्योंकि इस मुल्क में जो भी कोई नेशनल डायलॉग करना होगा, क्योंकि इस मुल्क को रास्ते पे लाना है, पटड़ी पे लाना है। जिस तरह 2-2.5 सालों में इस मुल्क की इकॉनमी का महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है, और गरीब आदमी जौन सा वो पिसका रह गया, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। लेकिन आटा साहब ये डायलॉग किसके साथ होगा, कौन इनिशिएट करेगा जो आपके लिए काबिल कबूल होगा? को हाथ लगा ले। फौज को जब आप बात करेंगे, फौज के साथ बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, लेकिन इस शर्त पर के पहले पीटीआई की गवर्नमेंट घर जाए। स्पीकर ने एक कौमी सलामती की कमेटी, कौमी सलामती का इजलास बुलाया था पार्लिमानी लीडर्स का, उस पर भी पीडीएम ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो फिर कौन इनिशिएट करेगा, किस शर्त पे जाएंगे फिर? देखिए, इन मामलात से उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी बात किसी से भी करने से पहले, और जो भी बात होगी वो अवाम के सामने होगी, अवाम की शिरकत से होगी, और वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। लेकिन उसके लिए उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उससे पहले इस हुकूमत का घर जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए कोई भी पायदार या प्रोडक्टिव जो है काम या डायलॉग नहीं हो सकता। ये कौन घर भेजेगा हुकूमत को? देखें ना आप, 2-2.5 साल हो गए हैं, अवाम भेजेंगे, अवाम भेजेंगे इस हुकूमत को घर। आप देख रहे हैं जो अवाम का गम और गुस्सा है, 2 वक्त की रोटी को मोहताज कर दिया गया है। आज जो गरीब आदमी है उसके घर चूल्हा ठंडा हो चुका है। आज टमाटर का रेट देखें, आज आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें। लोग तो झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। अवाम भेजेंगे इनको घर, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये अवाम के वोटों से मुंतखब होके तो आए नहीं, अवाम भेजेंगे। जी, जब घर अवाम ने भेजना है तो फिर आप डायलॉग फौज के साथ क्यों करना चाहते हैं? भाई फौज का तो उन्होंने तो, मरियम नवाज शरीफ ने तो फौज का नाम नहीं लिया। आप मेरी गुजारिश सुन ही नहीं रहे हैं ना। सवाल क्या आप फौज से मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन हुकूमत पहले घर ये सवाल, ये जो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सवाल में उन्होंने फौज का सवाल किया था, मरियम ने जवाब में ये कहा, मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद है, मरियम ने जवाब में ये कहा कि फौज हमारा अपना इदारा है, लेकिन किसी से भी बात, किसी से भी उन्होंने लफ्ज बोला कि किसी से भी बात करने से पहले इस हुकूमत का घर जाना जरूरी है। ये बात हुई है सारी। ठीक है, उसके में ज़रा फौज भी शामिल है। उस्मान डार साहब, मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई और अगर आ जाए तो वो काबिल कबूल हो सकता है, उस बारे में सोचा जा सकता है। आपने सुना ना अभी उनका क्लिप? तो कोई है चांस -1 का, जो कि अब तो इस तरफ ही आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, माइनस इमरान कर दिया जाए, या फिर माइनस ऑल है, जिस तरह इमरान खान साहब ने आपसे कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया। मैं ज़रा आपको वो क्लिप भी सुना देता हूँ, ज़रा सुनाए जी। इमरान खान साहब ने क्या कहा अपने इंटरव्यू के अंदर? वो कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। ज़रा सुनाए जी। आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ कि ये 2 गंदे हैं, बाकी सब फौज ठीक है, अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट, आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। अगर मुझे ये कोई कहे कि आपने अपनी पावर बचानी है या इनको NRO देना है, मैं किसी सूरत इनको NRO नहीं दूँ, बेशक पावर चली, बेशक पावर चली जाइए। अपनी कुर्सी की बात कर रहे हैं या पूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं? देखिए समर, एक तो मरियम सफदर साहिबा या PMLN की ख्वाहिश हो सकती है माइनस इमरान खान, और कौम अब इनकी इस बयानिए से भी अंदाज़ा लगा ले, चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनको NRO नहीं दे रहे, और इनका मानना है कि शायद अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हटते हैं उनकी जगह कोई भी आएगा और इनको NRO दे देगा। ये भूल जाए NRO मिलने वाला नहीं है इन्हें। दूसरी बात, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज PMLN वाले ये बात तस्लीम करेंगे कि इनको एहसास हो गया है एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत, एंटी फ़ौज, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का बोझ PDM भी नहीं उठा सकी। आज जो पोजीशन मरियम सफदर साहिबा ने ली है वो सिर्फ और सिर्फ एक अंदरूनी दबाव, जिस तरह इनके MNAs, MPAs ताश के पत्तों की तरह इनकी पार्टी बिखर रही थी, उस बयानिए के बोझ को ये उठा ही नहीं सके। अभी तो सिर्फ अब्दुल कादिर बलोच साहब गए और तो कोई नहीं गया फिलहाल। इनके MPAs भी पंजाब में देखें, MPAs जा चुके हैं, वो तो पहले से ही राब्ते में बुज़दार साहब के साथ। दूसरी बात, हमें खुशी है कि कौम इनका ये भी चेहरा देख रही है, वोट को इज्जत दो की बात ये दिल से कभी नहीं करते रहे, सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया है,
और उस हुकूमत को लपेटने की बात कर रहे हैं गैर आईनी तरीके से। आपको जवाब नहीं दे सके कि घर कैसे भेजेंगे, किसके साथ भेजेंगे, किसके कहने पे भेजेंगे। वो तो पब्लिक मूवमेंट के ऊपर अवाम देखें, हमने भी धरने दिए, जलसे किए, 126 दिन बैठे, क्या ये घर चले गए? 11 पार्टियां मिलके भी उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सके जो अकेला इमरान खान इकट्ठे करता रहा जलसों में। दिखाएं कौम को क्लिप। तो ये किस तरह सोच रहे हैं कि हम अवाम के साथ आएंगे? और दूसरा देखें, ये जो एक वक्ती मसनूई महंगाई से पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, हमें एहसास है इस बात का। मुश्किल वक्त है। यूज किया ये मसनूई, पैदा की, किसने पैदा की? देखिए जब कोरोना के बाद तो पूरे हित्ते में एक सिचुएशन है महंगाई की, उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से जो आपकी फसल बर्बाद हो रही है, जिस टमाटर की ये बात कर रहे हैं, जब टमाटर की फसल ही तबाह हो जाती है ईरान अफगानिस्तान से, जब आप इंपोर्ट करने जाते हैं तो वो महंगा ही मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ वक्ती तौर पर मसनूई महंगाई भी दूसरे तरफ से की जा रही है। खुद साख्ता महंगाई जो गली मोहल्ले की सतह पे लोग कर रहे हैं, इसलिए क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। जो माफियाज का कहा जाता है, चाहे छोटे माफियाज है बड़े माफियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी जात के लिए, कौम का नहीं सोच रहे हैं। उनसे भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सवाल थोड़ा मौजूद से हट के, जैसे टाइगर फोर्स जिसे आप हेड भी कर रहे हैं, जैसे जो बनाई है, वो महंगाई को नीचे लाने में अभी तक कामयाब तो नहीं हो सकी। टाइगर फोर्स के नौजवानों ने जहां जहां निशानदेही की है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने क्रैकडाउन किया। लेकिन ये नासूर, ये कैंसर की तरह इतना डीप जा चुका है मसनूई महंगाई का कि इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म करके दम लेंगे। अगले 1.5 से 2 माह में आप देखेंगे इनके पास महंगाई का चूरन बेचने के लिए बात नहीं होगी। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ है। उस्मान डार साहब, डायलॉग किसी ने तो करना है, नहीं ये तो डायलॉग करना है। अब आप भी कहते हैं डायलॉग हम नहीं करेंगे, एक शर्त पे करेंगे कि ये इनके केसेस पे कोई बात नहीं होगी। साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। अगर ये देखिए, अगर अपने केसेस के अलावा ये गरीब आदमी की बात करते हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। आइन और कानून की बात करते हैं, उसमें इस्लाहात की बात करते हैं, आइनी इस्लाहात, इलेक्शन की इस्लाहात, हम तैयार हैं। लेकिन अगर ये कि हमें एनआरओ चाहिए, हमारे केसेस में मुकमका करें, जो इन दोनों पार्टीज का एक वतीरा रहा है माजी में, वो नहीं होने वाला। पीडीएम की तहरीक शुरू होने के बाद तो किसी ने आपसे एनआरओ नहीं मांगा ना। देखिए अभी आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होने जा रहा है। ये जो चल रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो बयानात बदल रहे हैं, ये सब इशारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नैयर बुखारी साहब, जो बात आज की मरियम नवाज साहिबा ने, वो कह रही है फौज के साथ बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, लेकिन शर्त बड़ी भारी उन्होंने रखी है कि उससे पहले पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा जाए। अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है अब मरियम नवाज साहिबा की जो पार्टी है, वो उनकी अपनी राय जो है वो ज़ाती राय नहीं समझी जाती, बल्कि पीडीएम की राय समझी जाती है, चूंकि पीडीएम का हिस्सा है पीएमएलएन भी और एक बड़ी स्टेक होल्डर है। आप उनके बयान से एग्री करते हैं, उनकी जो पॉलिसी से एग्री करते हैं कि डायलॉग हो सकते हैं और इमरान खान की जगह पे कोई और भी काबिल कबूल हो सकता है पीटीआई के अंदर से, लेकिन पहली शर्त यह है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, डायलॉग इस शर्त पे होंगे? हमारा बात, पहले तो आप अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं कर रहे आप। मरियम साहबा ने तो कहा एस्टैब्लिशमेंट वन सही। सेकेंडली आपने कहा कि ये पीडीएम का मौक़िफ़ है क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा है। आप बुनियादी बात देखें कि पीडीएम की जो कलेक्टिव डिसीजन हैं उसको तो हर कंपोनेंट पार्टी सपोर्ट करती है, और ये इशू अभी पीडीएम के फोरम पे डिस्कस नहीं हुआ कि किससे नेगोशिएशन करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा मामला पीडीएम की जो मीटिंग अभी जो है इसकी होने वाली है, उसमें अगर आएगा तो वो फिर जो डिसीजन भी होगा एक तो वो सामने आप बात रखें। सेकेंडली आप देखें, मरियम साहबा एक पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आप ये भी देख लें कि जब पार्लियामान को आप तौकीर कर देंगे, पार्लियामान में आप मामलात को लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पे मौजूदा हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं, हाथ मिलाने को तैयार नहीं, इम्पोर्टेंट इश्यूज पे जब वो पार्लियामानी फोरम्स की मीटिंग हो तो वो आने को तैयार नहीं, तो जिस मैच के मुल्क को पहुंचा दिया गया है इस बैड गवर्नेंस के वजह से, तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, और वो भी मुल्की मामलात को नजर रखते हैं, तो ये उनका उस कंटेक्स्ट का बयान है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस डिसीजन की पाबंद है जो कलेक्टिव डिसीजन पीडीएम के फोरम से होगा, उसकी हम पाबंदी करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिक्लेरेशन जो सही है सितंबर का वो बड़े वाज़ेह है,
और 26 पॉइंट का वो जो। लेकिन सर आप पीडीएम की एक अहम जरा एक बड़ी जमात आप भी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दो बड़ी जमातें हैं पीडीएम के अंदर, आप सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपकी राय में ये मरियम नवाज साहब का जो बयान है ये ठीक पॉलिसी है? आप एग्री करते हैं उनके बयान से? नहीं, बात मेरी एग्रीमेंट की और डिसएग्रीमेंट की नहीं, मेरा एग्रीमेंट उस पे है जो हम पीडीएम के फोरम पे उस प्लेटफॉर्म पे जो डिसीजन करेंगे हम उसके पाबंद हैं। बाकी ये क्योंकि कलेक्टिव डिसीजंस के पाबंदी हम करेंगे और ये जो राय है देना कबल इस वक्त होगी, मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम के फोरम पे ही ये डिस्कस होगा और फिर हमारा डिसीजन आएगा। वैसे आपकी राय क्या है सर, डायलॉग किसके साथ होना चाहिए और होना चाहिए भी फौरी तौर पर कि नहीं होना चाहिए फिलहाल? वो आप यानी कि वो मैंने फिर कहा कि हमने डायलॉग हमने करना है कि नहीं करना है ये पीडीएम का फोरम ही डिसाइड करेगा और ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएम के फोरम के सामने रखेंगे। सही है सर, हमारे साथ रहेगा मुबशिर जैदी साहब, आप क्या कहते हैं? अब जाहिर है जिस तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल जा रही है, अपोजिशन ने ज़ाहिर अब दूसरा मरहला शुरू करना है पीडीएम की मूवमेंट का और 22 नवंबर को जलसा होना है पेशावर के अंदर। और कल इमरान खान साहब ने भी वाजे कर दिया है कि किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होगी, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। पार्टी तर्जुमानों को भी ये कहा गया है कि एग्रेसिवली आप जो है कौमी बयानी के ऊपर डट कर खड़े हो जाए, फ्रंट फुट पर खेले। किसी किस्म की रिलैक्सेशन अपोजिशन के लिए नहीं है, बातचीत के लिए वो भी तैयार है। वो कह रहे हैं जी बातचीत होगी लेकिन इनके केसेस पे बात नहीं होगी। मरियम नवाज साहबा कह रही है कि बातचीत होगी लेकिन पहले हुकूमत घर जाए, यानी कि ये फिर स्टेलमेट रहेगा। जो शराइत दोनों तरफ से रखी गई है मुज़ाकरात के लिए, ये बातचीत होती है। आपको नजर आ रही है कोई डायलॉग किसी किस्म का? देखिए समर, डायलॉग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पहले ये तो तय कर लेना कि डायलॉग करना क्या है। ठीक है, अगर डायलॉग का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को हटा करके अपोजिशन के हाथ में इक़्तिदार दे दिया जाए तो एक ऐसा डायलॉग है। इसका मतलब है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की जो गैर कानूनी गैर आईनी मदाखलत है सियासत के अंदर, उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। अगर आप ये समझते हैं या आपने इतने तजर्बात के बाद अपोजिशन पीडीएम ने ये सबक सीखा है कि एस्टैब्लिशमेंट ही मसला है इस वक्त किसी भी हुकूमत की सेटअप को लाने का या घर भेजने का, तो उनको फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक करना चाहिए। जहाँ तक बात है तो फौज से बात मुझे भी समझ आती कि किस आइन या कानून के तहत आप करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है जी, इमरान खान को आप हटा दें, अच्छा जी हटा दिया, फिर आपको ले आए तो आपके लिए वही एस्टैब्लिशमेंट इसका मतलब है काबिल कबूल हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में ये उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेने वाली बात है कि अगर आपने भी वही करना है और उधर ही देखना है, सबका किबला अगर DHQ ही रहेगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर इमरान खान हो, फिर नवाज शरीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो हो, तो फर्क क्या पड़ेगा? मुझे ये लेकिन इस पे मुबशिर जैदी साहब फौज की पॉलिसी भी बड़ा मैटर करती है कि वो क्या सोच रही है। फौज की सोच तो ये है जो मेरे तक पहुंची अभी तक, वो ये है कि हम किसी किस्म के समल का ऐसा नहीं बनेंगे, हमारा काम नहीं है मुज़ाकरात करवाना, ये काम फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट करती है तो करे, होना चाहिए डायलॉग, लेकिन फौज कैसे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं आएंगे ऐसे किसी अमल के अंदर। वो नहीं आना चाह रहे। आपने भी यही सहाफत की है इतने साल से, मैंने भी यही की है। अगर आप इस बयान को यूं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो या आप बहुत भोले हैं या मैं बहुत मासूम हूँ। बाकी तीसरा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सबको पाकिस्तान की सियासत का पता है कि वहाँ क्या होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना कि डायलॉग नहीं होगा, मेरे ख्याल में देखें एस्टैब्लिशमेंट तो तैयार बैठी रहती है कि कोई भी सियासी जमात जो है जो अगर अपनी पावर शो कर देती है, जिस तरह भी करे, चाहे वो अवामी तौर पर करे या कोई प्रेशर लेकर के आए, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ हैं, परसों बिलावल भुट्टो हैं, या इनकी आप तरतीब बदल भी सकते हैं। मगर एस्टैब्लिशमेंट की ये जो मदाखलत है, इसको किस तरह खत्म करना होगा ये हमें सोचना होगा। देखिए ये जो तजर्बा हुआ है अभी 2018 से लेकर के, जिसे अब हाइब्रिड रेजीम के नाम से हम जानते हैं, उसने सिर्फ तबाही की है। उसने सिर्फ जो बचे कुचे रह गए थे इदारे वही किया है। और जो बार बार लोग अपोजिशन को भी इस बात का कहते हैं कि जनाब आपका मकसद यही है कि अच्छा इमरान खान हट जाए तो हम आ जाएं, तो मेरे ख्याल में फिर तो वही उसी गोल चक्कर में हम घूमते रहेंगे कि विशेष सर्कल जो है उसी में बिल्कुल वीटो पावर होगी कि वो किसको सेलेक्ट करे और फिर उसको इख्तिदार में ले आए। तो मेरे ख्याल में इस खेल को जब तक खत्म नहीं करेंगे हम, तब तक चीजें वही गोल
रहेंगे 10 साल के बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे। ठीक है आसिफ किरमानी साहब, ये डायलॉग आखिर आज या कल होना तो है, तो फिर किससे डायलॉग होगा, किससे होना चाहिए, कौन डायलॉग इनिशिएट करे? चूंकि पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रीफिंग रखी थी वो भी काबिल कबूल नहीं थी पीडीएम को, इधर भी फौज जो है वो ये कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने किसी किस्म, हमने किसी अमल का ऐसा नहीं बनना, गवर्नमेंट जाने अपोजिशन जाने आपस में बातचीत कर लें। कौन डायलॉग करे आपके लिए काबिल कबूल होगा और किस शर्त पे डायलॉग हो? क्योंकि गवर्नमेंट तो इस तरह से नहीं हटाई जा सकती ना कि किसी से कहा जाए कि मुज़ाकरात हम तब करेंगे जब गवर्नमेंट चली जाए। गुजारिश ये है कि जो ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जिसमें 11 जमातें हैं, ये तमाम जो फैसले होंगे वो बाहमी मुशावरत से और एक कंसेंसस से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी होगा उसका मुत्तफ़िका फ़ैसला किया जाएगा। क्या बात करनी है, नहीं करनी है, किससे करनी है, नहीं करनी है। इसलिए आई थिंक इट्स अ बिट प्रीमेच्योर कि हम इस पर बात करें कि जी ये किससे क्या बात करनी है, ये पीडीएम पे छोड़ देना चाहिए। नेशनल डायलॉग की आवाज़ें तो उठ रही है ना हर तरफ से कि डायलॉग होना चाहिए, ज़रूरी है, स्टेलमेट नहीं होना चाहिए। रही तो ये पीडीएम फैसला कर लेगी ना जी, ये तो इसको मौका देना, पीडीएम को मौका दें, पीडीएम फैसला करेगी। और जहाँ तक मेरे भाई उस्मान ने बात की कि जी वो 126 दिन का धरना दिया था और ये हुकूमत नहीं जा सकी थी, तो भाई उस वक़्त पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, उस वक़्त चीनी जौन सी थी वो 54 रुपये किलो थी, उस वक़्त आटा जौन सा था वो 35 रुपये किलो बिक रहा था। इसलिए अवाम जौन से थे वो खुशहाल थे और वो सुकून में थे। अब तो अवाम की चीखें निकल गई हैं, बिजली का बिल दें, सुई गैस का बिल दें, बच्चों की फ़ीसें दें, घर का चूल्हा चलाएं, क्या करें। इसलिए जब मैं कहता हूं कि जो अवामी राय होती है उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, और जब अवाम ये फैसला कर ले, आज आप गली महलों बाज़ारों में जाइए, ज़रा कैमरा घुमाएं, मेरे भाई जाएं ज़रा, उस्मान साहब किसी दरख्त के पीछे छुप कर खड़े हो जाएं, किसी या कोई टोपी सुलेमानी टोपी पहन कर ज़रा बाज़ारों में घूमें और देखें जाके कि लोग इनके हुकूमत के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, तो वो नकारा बच चुका है। अब ये जितना मर्जी कभी मरियम नवाज शरीफ के बयान के पीछे छुपना चाहें चाहे ये किसी और चीज़ के पीछे छुपना चाहें, ये एक्सपोज हो चुके हैं। असल इशू ये है कि ये डिलीवर आपकी इस तहरीक के साथ लिंक हुई है अभी तक? क्योंकि अभी तक तो जो भी तकारीर हुई है मियां साहब की आपकी, उसमें ज़्यादा बातें तो फौज पर तनकीद से बात शुरू होती है, फौज के साथ मुज़ाकरात पर ख़त्म होती है, वो अवाम का मसला तो बीच में दब के ही रह गया कहीं ना कहीं। नहीं ना, नो। नवाज शरीफ साहब ने या पीएमएलएन में से किसी ने भी फ़ौज पर तनकीद नहीं की। फ़ौज हमारा काबिल एहतराम इदारा है और मैं यही कहता हूँ कि फ़ौज 22 करोड़ अवाम की फ़ौज है। ये मेरी भी उतनी फ़ौज है जितनी आपकी, हम सब की है, जितनी उस्मान की है, बुखारी साहब की है, जैदी साहब की है। क्वेश्चन इज़ के नवाज शरीफ साहब ने अपने कुछ तजुर्बात, जो मुशाहिदात, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फ़ील किया, जो उनकी मालूमात थी, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने वो सारे तजुर्बात बयान किए। तो उसका नतीजा तो ये होना चाहिए ना कि एक शख्स 3 दफ़ा इतने अहम ज़िम्मेदार ओहदों पर रहा है, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसने कोई निशानदेही की है तो उसका कम अज़ कम को हल निकाला जाए, बजाय इसके कि उसको कह दिया जाए, उस पर इल्ज़ामात की एक बछाड़ कर दी जाए। और ये जो एक हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर, एनआरओ हमें बताते नहीं हैं कि एनआरओ मांगा किससे इन्होंने। कभी हवा में ये तलवार चला रहे हैं, भाई कम से कम एक ही नाम बता दो, किरमानी, मेरा ही नाम ले दो झूठा, मेरा ही झूठा नाम ले दो कि किरमानी एनआरओ मांग रहा है। ये दरअसल पहले एक झूठे जो इन्होंने करप्शन का प्रोपेगेंडा किया, झूठे इल्ज़ामात लगाए, पहले उसके पीछे छुपते रहे, फिर ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए के पीछे छुपते हैं और इनको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। लेकिन जो असल काम इनके करने का था, अगर ये आ ही गए थे, इनको लाया ही गया था, तो वो था कि अवाम को रिलीफ देना। लेकिन अवाम पिस चुका है। इनके दौर में गुज़श्ता 2.5 सालों में, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, 1,17,00,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं। उसका तो जवाब देते नहीं है। तो भाई एनआरओ किसने मांगा है मुझे बता दें। मैं कहता हूं मेरा नाम ले दो झूठा, यार मैंने मांगा है। लेकिन ये अब खत्म होना चाहिए। आपके पास ना अथॉरिटी है एनआरओ देने की। एनआरओ अगर होगा भी तो अदालतें देती हैं, आप अदालत नहीं है, आप जज नहीं है। आप जिस काम के लिए लाए गए हैं कि आप तब्दीली लाना चाह रहे थे इस मुल्क में, आप तब्दीली लाएं।
आप लोगों की रोटी का इंतजाम करें, उनकी घर की छत का इंतजाम करें। आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, उनकी छत छीन ली आपने। चले यही नुक्ता में जरा उस्मान डार साहब की तरफ आने से पहले जरा नईर बुखारी साहब का पॉइंट ले लूं इस पे, जरा फिर आप इस पे कंक्लूड कीजिएगा। उस्मान डार साहब, नईर बुखारी साहब कि कहीं ना कहीं जाके अब पॉलिसी, कल मरियम नवाज साहब की जो मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ गिलगित के अंदर, कहीं ना कहीं अब पॉलिसी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हमें कन्वर्ज करती नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी यही थी कि इन हाउस चेंज पर पीपल्स पार्टी ज्यादा जोर दे रही थी कि इमरान खान साहब चले जाएं, ये सिस्टम किसी तरह से 5 साल पूरे कर ले अपना। और PMLN कह रही थी कि बिल्कुल जी फ्रेश इंतखाबात हो फौरी तौर पर, हम उससे पीछे किसी डिमांड पे मानने वाले नहीं हैं। तो अब मरियम नवाज साहब ने भी आज कहा है कि इमरान खान साहब के अलावा अगर PTI से कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो इस पर सोचा जा सकता है, गौर किया जा सकता है। थोड़ा सा वो भी अपनी पहले वाली प्रिंसिपल स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी हैं। लग रहा है कि अब करीब आ रहे दोनों इस पॉलिसी पे, इन हाउस चेंज पे इत्तेफाक राय हो सकता है। देखिए, ये सारी बातें जो भी थी PDM की एग्जिस्टेंस से पहले की बातें थी। जब हम सारी जमातें एक मुतफिका अमल पे आ गए हैं और हमने एक डिक्लेरेशन पे सिग्नेटरी हैं हम सारे, तो इंडिविजुअली तो हर पॉलिटिकल पार्टी का और उसकी लीडरशिप का टुवर्ड्स इश्यूज एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेके आते भी हैं। लेकिन क्योंकि हमने जब फैसला किया इस हुकूमत के जो ऑब्जेक्ट है उसको घर भेजने का, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम समझते हैं कि जितने इश्यूज हैं हम उसी फोरम पे डिस्कस करके कलेक्टिव डिसीजन लेके, क्योंकि हमने तो ये फैसला किया हुआ है कि बाय जनवरी ये हुकूमत उसको हम पैकअप करवा देंगे और इसके लिए हम समझते हैं कि अभी इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो है उससे ज्यादा अहमियत PDM की कलेक्टिव स्टेटमेंट की। सर कैसे पैकअप करवाएंगे, ऐसा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा, कैसे आप गवर्नमेंट को घर भेजेंगे, तरीकाकार क्या होगा, अभी तक समझ नहीं आ रही, उसकी क्लैरिटी नहीं है उसमें। आपने हमारा वो डिक्लेरेशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा सर, 26 नुकात, बिल्कुल आपके डिक्लेरेशन भी पढ़ा, आपकी करारदाद भी पढ़ी 26 नुकात की। उसमें आपने देखा कि नो कॉन्फिडेंस की बात भी है, रेजिग्नेशन की भी बात है। तो ये आपके सामने वो डिक्लेरेशन अगर आप सामने रख लेते 20 सितंबर वाला, तो उसमें हमें नो कॉन्फिडेंस पे तो सर नंबर्स आपके पास पूरे नहीं है, वो आप सेनेट के अंदर भी जोर आजमा चुके हैं, यहाँ पर भी नंबर आपके पास पूरे नहीं है। बात रह गई इस्तीफों की। जी जी, आप कैलकुलेट समझ कर रहे हैं कि हमारे पास बंदे नहीं है, इनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है जो मौजूदा गवर्नमेंट है। 178 पे आज भी गवर्नमेंट खड़ी है सर, 178 पे। मेरी अर्ज तो सुन लें, तो ये तो सारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन पे बैंक कर रहे हैं और ये स्ट्रेटजीज पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व करती रहती हैं और बंदे को हेस्ट में भी बात नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी ऑप्शंस PDM में डिसाइड की है, वो ऑप्शंस हमारे सामने हैं और उन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करेंगे और इनको घर भेजेंगे। सही है, लेकिन सर उसमें ज़ाहिर है इत्तेहादी अभी तक काफ लीग नाराज थोड़ी सी जरूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ खड़े। पहले भी नाराजगी मुख्तलिफ मौके पे दिखाई उन्होंने, लेकिन वोट हमेशा उन्होंने दिया है PTI को। समर, आपने इस मुल्क में बहुत सारी चलती हुई तहरीकें नहीं देखी गालबन। आपने 77 बड़ी जरूरत है थोड़ी सी 77 वो लोग जो हमारे टिकट पे जीत के आए थे वो हमें भी कुछ लोग डिफेक्ट कर गए थे। आप देख रहे 93 में क्या इशू हुआ, फिर काकड़ फार्मूला आ गया। तो बहुत सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसी आपका मिसालें मौजूद हैं तो जो आगे भी सामने आ सकती हैं। सही है, यानी किस्सा मुख्तसर आप कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत घर जा रही है, चाहे जैसे भी जाए, इंशाल्लाह। उस्मान डार साहब, 2-3 चीज़ें आपके लिए अब सवालात आ गए। एक तो आसिफ किरमानी साहब ने आपसे पूछा है कि NRO कौन मांग रहा है, ज़रा किसी एक बंदे का नाम बता दें। और दूसरा, बुखारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि जनवरी आपका आखिरी महीना, जनवरी में आप घर जा रहे हैं, आपकी हुकूमत खत्म हो रही है। NRO के लिए ये कौन कौन से इनके लीडर्स दरबदर हो रहे हैं, मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, कौन कहाँ राब्ते में था, कौन क्या मांग रहा था, और उसके बाद फिर ये जो मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। वो कह रहे हैं कि किसी एक का नाम ही ले लें, कौन मांग रहा है NRO?
देखिए मोहम्मद जुबैर साहब भी इधर उधर राब्ते कर रहे थे आपके सामने, इमरान खान से तो इनको नजर आ रहा है कुछ नहीं मिलने वाला। इमरान खान साहब से राब्ता तो नहीं किया उन्होंने? पहले माजी में करते रहे हैं, किस तरह के इन्होंने प्रेशर्स नहीं बिल्ड किए। अच्छा। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे थे, वहाँ सीटियां बजा रहे हैं, शोर शराबे कर रहे हैं, ये जलसा जो खेल रहे हैं, क्या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा इनसे सवाल किया कि आम आदमी की तो ये जलसे में बात नहीं करते, आपके टॉक शो में बैठ के ये महंगाई की बात करते हैं। नैयर बुहारी साहब, इनकी हुकूमत सिंध में है 5 करोड़ लोगों का सूबा, तो महंगाई तो उधर भी है। तो ये तो सूबाई सब्जेक्ट है, कीमतों का तयन, कीमतों को लेना करना सारा कुछ। और चीनी आटा, देखें आटे की खरीद क्यों नहीं इन्होंने सिंध में की, चलें सिंध पे बात कर लेते हैं, क्यों नहीं आटा इन्होंने उधर मलकान को इशू किया, क्यों वहां गैप आया। एक प्री प्लान तरीके से ये खेल रहे थे, लेकिन हम इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं, इनकी तरह छुपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 2 माह में अगले मैंने आपको कहा है कि इनके पास महंगाई का टॉपिक नहीं रहेगा, इनको नजर आ रहा है इकोनॉमी बेहतर हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया आज इतना तगड़ा हो गया है कि 1000 अरब रुपए के कर्जे नीचे आ गए हैं। जो ये 1 रुपए के डॉलर के ऊपर आपको गिनाते थे जी, आज 100 अरब रुपया ऊपर चला गया है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आ रहा है, आपकी फॉरेन रेमिटेंस ऊपर जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुखलाहट में है। बुखारी साहब को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी बुखारी साहब। मैं एक क्वेश्चन, डार साहब ने जो बात की, मैं एक बात करता हूँ, ये एनआरओ की बार बार बात करते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि शौकत अजीज से एनआरओ ने किसी ने नहीं किया था, और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की हैसियत शौकत अजीज से को बहुत बेहतर नजर नहीं आती, और ये क्या कहते हैं हम एनआरओ के सामने इनसे मांग रहे हैं, हम एनआरओ देंगे। तो लेट्स गेट आउट ऑल दीज थिंग्स। इन रियलिटी देखें कि आज मुल्क की क्या कंडीशन है, लोगों की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में आटा 80 रुपए किलो बिक रहा है, जो गरीब आदमी की दस्तक से बाहर है। पॉलिसी जिन्होंने बनानी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी, अब ये सिंध गवर्नमेंट पे लेके आ रहे हैं, दूसरे को ले आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ये है फॉर गॉड से। क्योंकि मैं तो अभी फोन पे या तो सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा एक ही सवाल है कि शौकत अजीज से एनआरओ किसी ने नहीं किया था, ना उसके पास ये हैसियत। थैंक यू जी। देखिए ये तो पूरी कौम जानती है कि परवेज मुशर्रफ ने इन दोनों को जो है एनआरओ दिया, और जिन हालात से आज पाकिस्तान गुजर है और पिछले 10-12 साल की परफॉर्मेंस इनकी सामने है। ये सिंध में भी हैं, वहाँ इन्होंने तकरीबन लगाए हैं, 12वां-13वां साल है, फिर ये पंजाब में थे, सारे हालात कौम के सामने है। ये कहना कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए, तरीही एनआरओ आपको मिला था नैयर बुहारी साहब। एनआरओ टर्म ही आप लोगों की वजह से इस मुल्क में मुतारफ कराई गई, वो भी जनरल मुशर्रफ के साथ आप लोगों ने किया, और आप लोगों ने सोचा एक बार फिर हमें मिल जाएगा इन केसेस के ऊपर जिनका आपको सामने है। लिहाजा अपने केसेस का ये अदालतों में सामना करें। अगर इन्हें कोई तब्दीली लानी है, पार्लियामेंट में आए, कोई डिबेट करनी है, आप इनसे पूछ रहे थे ना कि डायलॉग किससे करना है, आए पार्लियामेंट में डायलॉग करते हैं, अवाम भी सुनेंगे पार्लियामेंट में ये किस चीज के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं हमारे साथ। ओपन डिबेट होनी चाहिए ना, पार्लियामेंट में आए, अगर तब्दीली लानी है पार्लियामेंट में लाने की बात करें। या ये जो चूरन बेचते हैं आइन और कानून की बालादस्ती का, पार्लियामेंट के अंदर भी वो स्पीकर के बारे में कह रहे हैं कि स्पीकर साहब जो हैं वो बड़ा पार्टीजन रोल है उनका, वो बिल्कुल भी ए पॉलिटिकल होके, ए पार्टीजन होके वो बिल्कुल नहीं कर रहे। भाई पार्टीजन का नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो पार्टीजन होके अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पीटीआई के बहुत ज्यादा सपोर्टिव होके वो स्पीकर को चला रहे हैं, ऐवान को चला रहे हैं। क्या बात करते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, रोजाना कहती है, वो तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे थे। आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख उठा के देख लें, किसी स्पीकर ने इतने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए होंगे जो खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं। जितना इनको बोलने का मौका दिया जाता है, ये क्या बात कर रहे हैं कि स्पीकर हमें मौका नहीं देते। किरमानी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी किरमानी साहब, क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मेरे भाई ने लफ्ज़ एक यूज़ कर दिया, मसनूई महंगाई। तो ये कह मान भी रहे हैं और उसको मसनूई भी कह रहे हैं। तो ये काहे की हुकूमत है फिर, के जो एक मसनूई चीज़ जो है वो उसको भी नहीं है ख़त्म कर पा रहे। उस पे आज इमरान खान साहब ने एक बात की है, उस पे इमरान खान साहब ने आज एक बात की है। बात करते हैं, एक सेकंड, वो जरा सुन ले इमरान खान साहब ने क्या कहा इस पे आज, जरा किरमानी साहब जरा क्लैरिटी आ जाएगी जरा डिस्कशन के अंदर, जरा सुन ले खान साहब ने क्या कहा इस पे आज, जरा सुना जी। इमरान खान साहब ने आज आटे की और चीनी की महंगाई पे उन्होंने आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर से दिया, वो क्या इसका जवाब और वजह बयान कर रहे, जरा सुने जी। गलत टाइम पे बारिशें हुई और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। उसके अलावा और चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा, ना गंदम का हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आने देंगे और ना चीनी के।
अच्छा, ये जो हादसा वजह बयान वो कार्टेलाइजेशन मान रहे हैं, जब कार्टेलाइजेशन होती है ये एक इंतजामी मसला है, ये कोई कुदरती बुरान नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरी अब मुझे मौका दें, मैं बात कर रहा था, मुझे मौका दीजिए। आखिरी जुमला वजीर आज़म साहब ने खुद तस्लीम किया और वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, लेकिन साथ वो एक बात कहते भी हैं, फिर साथ उनके वही कार्टलाइजेशन, वही कार्टल्स, वही डॉन्स, वही उनके माफिया के लोग उनके इर्द गिर्द भी, आटा चोर भी बैठा है, चीनी चोर भी बैठा है। और जहाँ तक डार साहब ने ये बात फरमाई कि जी वो सैलाब आ गया तो टमाटर महंगे हो गए, भाई पाकिस्तान में मेरे भाई सैलाब हर साल आते हैं, बारिशें हर साल होती हैं, मौका बेमौका होती हैं। चीज़ होती है गवर्नेंस और मैनेजमेंट। एक ज़राई मुल्क में आप खुद बताइए, अदरक 650 रुपये किलो, टमाटर जहाँ 200 रुपये किलो, और नैयर बुखारी साहब अगर मेरी गुजारिश सुन रहे हों, उन्होंने 80 रुपये शायद कहा। सर आज भी आटा जौन सा है वो 90 और 95 रुपये पर किलो बिक रहा है हजूर। तो गुजारिश ये है कि असल तो इशू ये हैं अवाम के, और ये आप उसको मसनूई कह के एकदम मामले को ख़त्म नहीं कर सकते। आप मानिए कि आप 2-2.25 साल आपको हुए, आपने गरीब के मुंह से नवाला छीना है, वो भी आप हमारे पे मलबा डाल देते हैं। भाई हम चोर थे, हम डाकू थे, हम लुटेरे थे, हम अच्छे चोर, हम अच्छे चोर थे जो चीनी 54 रुपए बेचते थे, अच्छे चोर थे जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल बेचते थे, अच्छे चोर थे जो 35 रुपए किलो आटा बेचते थे, अच्छे चोर थे यार, कमाल कर रहे हैं, 40 रुपए किलो टमाटर बेचते थे। हौसला पैदा करने का पहले तो मैं आपकी ये सारी बातें मुझे मुकम्मल करने दीजिए, 30 सेकंड में बात मुकम्मल हो जाए। जी मुकम्मल कर ले जरा, करें आप, करें किरमानी साहब, आपकी ये सारी बातें सैलाब आते हैं या टिड्डी दल की बात की गई है, चले कोरोना तो एक एक्सेप्शनल केस था। क्या आपके दौरे हुकूमत में आटा, दाल, चीनी, ये जो टमाटर की आप बात कर रहे हैं, ये महंगे नहीं होते रहे हैं? इस पे पूरी एक डिबेट कर लेते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ले आते हैं आपके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स। या तो कहना कि आपने दूध और शहद की नदियां बताई थी, नैयर बुखारी साहब आपके साथ हैं इस प्रोग्राम में, इनसे पूछे ना, या तो सिंध में आज समर दूध और शहद की नदियां बह रही हो, महंगाई ना हो, जो कि सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे की जिम्मेदारी है, फिर हम कहें कि पंजाब में गवर्नेंस ठीक नहीं है या केपी में ठीक नहीं है। 5 करोड़ लोगों की आबादी का सूबा है सिंध, वहां भी यही हालात हैं, क्योंकि मौसम की तब्दीली, सैलाब जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, या टिड्डी दल या कोरोना, ये पूरे मुल्क को लपेट में लिया उसने, इसलिए सिंध में भी हालात खराब हैं। या तो नैयर बुखारी साहब जवाब देना। मैनेजमेंट का मसला आ जाता है ना कि गंदम अगर टाइमली इंपोर्ट कर ली जाती, टाइमली फैसला कर ली जाता है इंपोर्ट का, बाकी मुल्कों ने की है, देखिए में महंगी ना पड़ती। एक ऐसा फरसूदा निजाम चल रहा था यहाँ डाटा एंट्री का, डाटा कलेक्शन का, जिसकी बेस पे फैसले किए जाते थे माजी में। क्यों आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम, अगले साल ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल हमने काउंटिंग शुरू कर दी है, वो भी सिर्फ पंजाब में, क्यों नहीं सिंध में होने दे रहे? सिंध में इनकी मिले हैं। नैयर बुखारी साहब से पूछे क्यों नहीं फ्रांसिक फिजिकल काउंट होने दे रहे, जिसकी बेस पे हम फैसला करेंगे कि चीनी कितनी है, पास गंदम कितनी है, जो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं। ताउन तो करते नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने खेलना इस चक्कर में कि महंगाई है, टाइम पे करते थोड़ी सी शायद कम पड़ती, और सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दी, मिले तो सोचे अगले 2 माह में ये सारे गैप्स जो इम्बैलेंस आया सप्लाई और डिमांड का ठीक हो जाएगा, और आप अगले साल ये देखेंगे कि इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है किरमानी साहब, मैं आपकी तरफ ब्रेक के बाद आऊंगा, और जो उस्मान डार साहब बात करें कि 2 माह के अंदर सारे जो महंगाई का मसला है ये एटलीस्ट हल हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर महंगाई कंट्रोल में आ गई तो फिर तहरीक किस पर चलेगी? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं मुज़ाकरात की, नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ही चली जानी है, जनवरी में छुट्टी हो जाएगी हुकूमत की, जबकि उस्मान डार साहब ब्रेक से पहले ये बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि महंगाई का मसला अगले 2 माह के अंदर
बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा उस्मान डार साहब? जरा क्विकली। कम हो जाएगा, काबू पा लेंगे उन तमाम इस हद तक आ जाएगा कि अवाम नहीं निकलेंगे अपोजिशन के साथ, आप ये कह रहे हैं? देखें अवाम तो अभी भी ये जो आप देख रहे हैं जलसे जुलूस, मैंने आपको कहा आप कंपेयर करके देख लें जो 2014 में हमारे जलसे थे, सिंगल हैंडेडली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने किए थे, और जिस तरह ये अभी महंगाई कर रहे हैं, इनके अदवार में भी कौम को पता है क्या होता रहा है। या तो ये अपने अदवार में दूध और शहद की नदियां बहा के गए होते, जिस तरह की तबाह हालत। महंगाई कम थी वैसे ओवरऑल, जहाँ से नून लीग ने, जहाँ से पीपल्स पार्टी ने महंगाई पकड़ी, जहाँ से नून ने पकड़ी आके छोड़ी, वो कम थी। आपके दौर में महंगाई ऊपर गई। नवंबर 2011 में उठा के देख ले 130 रुपए की चीनी हुई है इस मुल्क में, रिकॉर्ड है। मुड़ के नीचे भी आ गई थी, तो हम भी ला रहे हैं, नीचे आ रही है, डबल हो गई है। आपने 55 से आप 110 पर ले गए, नीचे आ रही है और नीचे आएगी इंशाल्लाह ताला। जो सप्लाई डिमांड के गैप की वजह से मार्केट में इम्बैलेंस आया है, इंशाल्लाह ताला उसे फ्लड कर देंगे इन सब चीजों से। ये माफिया की शिकस्त का साल था, भूले मत। खान साहब ने 2020 को माफिया की शिकस्त का साल करार दिया था, खुद कह रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन है चीनी के अंदर, इसलिए चीनी महंगी हो गई है। वो मान भी रहे कि माफिया को शिकस्त नहीं दे सके। माफिया को शिकस्त देना आसान काम है, जितना ये इंट्रेंच हो चुके हैं इस सिस्टम में, वो उनकी जिस तरह जड़ें हैं, उनको जड़ों से उखाड़ने के लिए एक वक्त दरकार है। हमने कोई हार नहीं मांगी है, हमने करमानी साहब की तरह जो इन्हें एहसास हो गया एस्टेब्लिशमेंट के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। हमने कोई पाकिस्तान का चीनी माफिया, आटा माफिया, उनके सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं, पूरा मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है करमानी साहब, एक तो उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए, और दूसरा ये तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि महंगाई 2 माह में महंगाई का मसला खत्म हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर आप तहरीक किस पे चलाएंगे सर? गवर्नमेंट को कैसे कर भेजेंगे? मैं अपने भाई को अर्ज कर दूं, इस पर कोई प्रोग्राम भी बेशक रख लीजिएगा कि PMLN के दौर में जो फूड इन्फ्लेशन थी वो 4% थी, और ये स्टेट बैंक की फिगर्स हैं, और ये एक चैनल के एंकर ने इसको कोट भी किया अपने प्रोग्राम में। और PTI के दौर में इस वक्त ये 14.6% है। एक तो ये, दूसरा मैंने अर्ज़ करनी थी, उस्मान साहब नौजवान हैं, इनका आगे पॉलिटिक्स में अल्लाह करे फ्यूचर हो। इनके जो लीडर हैं वो जब आए थे तो उन्होंने कहा जी मुझे 3 महीने दे दें, फिर कहा 6 महीने दे दें, फिर कहा 1 साल दे दें, फिर कहा जी 6 महीने और दे दें। अब उस्मान साहब फरमा रहे हैं 3 महीने और दे दें। उस पर मुझे याद आ गया कि वो गालिब का शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो भाई ये तो एतबार अपना खो चुके हैं। ये 2.25 साल में इन्होंने वादे कर करके अब जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। सवाल ये है कि घुटने क्या टेकने, इन्होंने तो माफिया को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। आज कहाँ गई चीनी इंक्वायरी की रिपोर्ट? आज जहांगीर तरीन साहब तशरीफ ले आए हैं, उनको हवालात में क्यों नहीं हुए वो इस वक्त तक बंद? सर वो ये भी सर PTI आपसे ये भी सवाल करती है कि जहांगीर तरीन वापस आ गया, मियां साहब को भी रजा कराना तौर पर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जहांगीर तरीन से मुतालिक कहा जाता था, इक्वेट किया जाता था कि वो भी भाग गए। ये तो इन्होंने कहा, नवाज शरीफ तो गया था ना, गया हुआ अपना अदालत से इजाजत लेके इलाज करा के वो आ जाएगा। ये कहते थे ना 15 जनवरी को ले आएंगे हम नवाज शरीफ को, तो हम वेट कर रहे हैं 15 जनवरी को। आज तो शहजाद अकबर साहब ने खुद फरमा दिया है कि वो तारीख नहीं दे सकते। तो ये भी एक इनका स्टंट है एक। और देखें, अजीब बात है, अल्लाह की शान है कि आज ये हुकूमत में है, लेकिन आज भी इनको नवाज शरीफ की सियासत के पीछे छुपने को, इनका छुप कर ये सियासत करते हैं। इनकी सियासत शुरू भी नवाज शरीफ के नाम से होती है, ख़त्म भी उसके नाम से होती है। इतना नवाज शरीफ इनके हवास पर छाया हुआ है। तो गुजारिश ये है कि मेरी बड़ी अदब से मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने 2.25 साल इस कौम के और मुल्क के ज़ाया कर दिए। अभी भी आपके पास जितना भी थोड़ा वक्त रह गया, महीना 2-3 महीने, कोई थोड़ी बहुत गरीबों की दुआएं ले जाएं, वरना मेरा भाई मेरे साथ बाज़ार में चले, मार्केट में चले, अपनी चॉइस का बाज़ार, अपनी चॉइस का शहर, और वहाँ जाके देखे कि किस तरह गरीब लोग झोलियाँ उठा उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। और इनके मेरा तो सर फिर सवाल आपके ये 2-3 माह की, ये जो 2-3 माह की आप इन्हें दे रहे हैं टाइमलाइन के बाद 2-3 माह के मेहमान रह गए हैं, ये 2-3 माह मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि कैसे 2-3 माह है, क्या होगा, क्या ऐसा गवर्नमेंट चेंज होगी? चूंकि ऐसा नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसा कि गवर्नमेंट जाए। देखिए जो हालात इस वक्त जा रहे हैं ना, जिस किस्म के इस मुल्क में, ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस अब पाकिस्तान और PTI की गवर्नमेंट साथ साथ नहीं चल सकते। या तो बताएं ना कि इन्होंने क्या कौम के लिए किया है।
सिवाय इंतकामी सियासत के, सिवाय के जी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दो, रगड़ा दे दो और धमकियां दे दो, क्या किया इन्होंने? काश इन्होंने थोड़ा सा, वो जो आए थे पहले ये कहते थे 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे जी, आज खुद एतराफ़ कर रहे हैं जी बड़ा डीप रूटेड है ये। कहाँ गया वो दावा इनका? 300 अरब रुपया इमरान खान लाएगा, 100 अरब रुपया एक के मुंह पे मारेगा, 100 अरब रुपया दूसरे के मुंह पे मारेगा, डॉलरों की बारिश हो गई। किधर गई जी? उसमें तो हम रुकावट नहीं है, डॉलरों की बारिश क्यों नहीं हो रही? वो मुराद सही साहब कहते हैं कि मैंने ओवरसीज वो मुराद सही साहब कह रहे हैं कि ये फिगर्स भी इसाक डार साहब कहते कह रहे मेरे अपने जाती फिगर्स नहीं थे ये। नहीं, लेकिन वो कहते तो रहे हैं मौसूफ के जी 300 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर का करते रहे। चले छोड़ें, मुझे ये बताइए कि अब कह रहे हैं मेरे भाई के जी चीनी की कीमतें कम आ जाएंगी। मेरा सवाल इनसे ये है, और इसका काइंडली ने कहें कि ज़रूर मेहरबानी फरमा के जवाब दें, कि जो ये 300-400 अरब रुपए का डाका जो चीनी की सूरत में गरीब कौम की जेबों पे डाला गया, उसका हिसाब कौन देगा? जो चीनी महंगी करके डाला गया, जो उसके जिम्मेदारान हैं, जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है और दूसरे लोग हैं। वो तो कह रहे हैं कि शरीफ खानदान की शुगर मिले भी है, जो गरीब आदमी की जेब से 400 अरब रुपए की डकैती की गई है। वो कह रहे हैं कि शरीफ खानदान की शुगर मिले भी है, कह रहे हैं सिर्फ जहांगीर तरीन की नहीं, कह रहे हैं शरीफ खानदान की शुगर मिले भी है, अपोजिशन में बैठे दीगर मैं कहता हूं शरीफ खानदान की जी आप शरीफ चले करमानी साहब, अब आपने शरीफ खानदान की शुगर मिले तो बंद है, शरीफ खानदान की शरीफ खान, अच्छा जी एक सेकंड, आखिरी जुमला, आखिरी, शरीफ खानदान की तो मिले बंद है, लेकिन अगर भी वहां भी कोई रेगुलरिटी हुई है, अगर, तो मैं कहता हूं अक्रॉस द बोर्ड करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप गरीबों का 400 अरब रुपया लूट के ले गए यार, और आज वही शख्स दोबारा पाकिस्तान में आके दंदनाता फिर रहा है। ये जुल्म ना करे प्लीज। उस्मान डार साहब ये कहने से जान नहीं छूटेगी कि माफिया की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हिसाब लेना होगा, अवाम का लूटा गया पैसा जो माफिया की जेब में चला गया वो निकालना होगा आपको। आप चुके एहतसाब के नारे पर आए थे, बात तो ठीक करें करमानी साहब। समर साहब, एक तो करमानी साहब आप मुतमिन रहें, हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में 2023 में पाकिस्तानी फैसला करेंगे कि किसको हुकूमत देनी है। इसलिए आपके टॉक शोज में बैठ के इस तरह कहने से कि जी गवर्नेंस ऐसे है, महंगाई ऐसे है, ये तो अब 2023 में फैसला होगा। अगर ये जैसे हालात बता रहे हैं पूरे प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ, और जिस तरह ये तर्जुमानी कर रहे हैं करमानी साहब, तो पंजाब में भी आपको क्यों ज़रूरत पड़ी अपने मेन गढ़ सेंट्रल पंजाब में, जहां आप क्लेम करते हैं आपका बैंक वोट भी है, और पीडीएम की बैसाखियां लेकर 11 जमातों की आपको जलसा करना पड़ रहा है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप समझते हैं हालात इतने ही खराब हैं, पहले तो अकेले कोई पंजाब में पावर शो तो करके दिखा दें जरा, आपको पता चल जाए कितने के पंजाब के लोग ही आपके साथ हैं। अगर आपको पता हो तब्दीली आ सकती है समझ, तो ये अभी तक तरीके अदम तबाह पंजाब असेंबली में भी ले आए होते। इनको पता है कि अपने लोग इनके साथ नहीं है। अच्छा चले छोड़े नेशनल असेंबली को, पूछे इनसे, पंजाब की बात कर लेते हैं ना, वो तो तख्ते लाहौर की बात कर लेते हैं इनसे, वो तो 4-5 एमपीए से सिर्फ पूछे, ज्यादा तो नहीं है। ये डरते हैं, इन्हें पता है पंजाब का पोल भी खुल जाएगा कि पंजाब के इनके अपने एमपीए इनके साथ नहीं है अंदर से, इसलिए ये वहां की बात ही नहीं करते, पीडीएम की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही उस्मान डार साहब के एनसीओसी कह रही है कि गैदरिंग्स नहीं करनी, 500 से ज्यादा का इज्तिमा नहीं होना चाहिए, आप उन्हें जलसों की दावत दे रहे, उल्टा मना करने के बजाय। देखिए ये तो फिर शायद कहेंगे कि हम कोई बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, एनसीओसी से ये फैसले करा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि लोग इकट्ठा करने के लिए 11 जमातों का सहारा लेना पड़ रहा है इनको, कि नहीं होना चाहिए और दूसरी करनी चाहिए। और दूसरी बात करमानी साहब, आप और आपकी लीडरशिप के सर पे मैं समझता हूँ साहब पे वज़ीर आज़म इमरान खान सवार है, इसलिए हर वक्त सोते जागते उठते इमरान खान माइनस इमरान प्लस इमरान, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। वहां जाकर भी जीबी के इलेक्शन में वहां लोगों को मसाइल का हल देने की बजाय वहां भी इमरान खान की बातें हो रही हैं। 5 साल ये खुद वहां रहे हैं जीबी में। अच्छा, जब पूछे वहां क्या डिलीवर किया इन्होंने, वहां भी जाकर इमरान खान रोना रो रहे हैं जीबी के अंदर। करमानी साहब, जीबी इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा शिकवा आ रहा है, जीबी के अंदर कैंपेन भी हो रही है, पीएमएलएन गिला कर रही है कि वहां धांधली हो रही है, बहुत ज्यादा मुदाखलत है। ये कैसी धांधली हो रही है वहां पे, जरा बता दें। फौज की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि हम तो तीसरे टियर की सिक्योरिटी पर होंगे, बहुत दूर खड़े होंगे, हम तो पोलिंग स्टेशन से करीब भी नहीं आएंगे। हालांकि मेरी खबर यहां तक है कि फौज ने बैलेट पेपर्स और दीगर जो सामान होता है उसकी तरसील का जो अमल होता है, मुंतकिली का पोलिंग स्टेशन तक, वो करने से भी माजरत कर दी है कि हम इस अमल में नहीं आएंगे, आपने जो करना है करें। ऐसा क्या हो कि धांधली का इल्जाम ना लगे इस इलेक्शन के अंदर?
सर ये तो अब देखिए कि ये प्री पोल तो रिगिंग कर ली इन्होंने ना, कि वहाँ विफाक के वुज़रा गए और वो अलल ऐलान कहते रहे कि आप हमें वोट दो तुम्हें ये पुल बना देते हैं, ये वोट दो तुम्हें ये प्रोजेक्ट देते हैं, तुम ये वोट दो हम तुम्हें ये सड़क देते हैं। गुजारिश है, ये तो ओपन एक ब्राइब उन्होंने की। लेकिन मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ 2015 के कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने सफ़र किया हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी बड़े गैरतमंद अवाम हैं। वो इनकी कोई इस किस्म की ब्राइब की कोशिश या लालच तरगीब को ठुकरा देंगे। और आप उसका सबूत देखिए कि मरियम नवाज के जलसे और मरियम नवाज के जो जलसे हैं वो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीत चुकी है। लेकिन इनके वुज़रा और फिर वजीर आजम साहब का खुद वहां जाना और डेवलपमेंट स्कीमें देना, ये तो खुली धांधली है ना जी, प्री पोल रिगिंग है। जुमला ये है कि ये जीबी इलेक्शन की रेस में भी नहीं है, इलेक्शन ये हार रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ताज़ीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।